भाजपा में प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर की अहम बैठक। घर घर जनसंपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी से जल्दबाजी में फैसला न करने की दी सलाह। प्रदेश के जनपदों में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। जनता को निर्भीक मतदान करने का दिलाया भरोसा। और कोविड मरीजों की देश में घटने लगी है संख्या। प्रदेश के सभी जिलों में बूस्टर वैक्सीनेशन के साथ 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का तेजी से किया जा रहा है टीकाकरण। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछने लगी है और बैठकों का दौर तेज होता दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ के बाद कल दिल्ली में अहम बैठक हुई। भाजपा ने कल से यूपी में घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। बसपा नेता मायावती और सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो चुनाव से पहले कई नेताओं के दल बदलने का सिलसिला दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में गिरते पारे के बीच यूपी की सियासत का पारा खूब चढ़ रहा है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। पार्टी का कहना है कि वो विपक्ष को करारा जवाब देगी। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का टुकड़ा पूरी तरह से साफ होगा। कोविड के चलते इस बार वर्चुअल प्रचार और घर घर संपर्क पर जोर है। बीजेपी ने राज्य में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के बीच जा रही है और उनका सुझाव ले रही है और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा के नारे के साथ हम जनता का आशीर्वाद लेंगे और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम हम लोग साल भर थे, हर साल जाते थे और यह भी अंतिम समय में भी जनता के बीच में जा रहा हूं आशीर्वाद के साथ। 300 प्लस के नारा के साथ हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व में। राज्य सरकार के मंत्री ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ के कैबिनेटगंज में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे। उधर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है। कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उधर पंजाब में भी सियासी पारा चढ़ रहा है। विभिन्न दलों से कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा, अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन और पंथ रत्न जत्थेदार गुरुचरण सिंह तोहरा, मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष कंवर सिंह टोथा आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। पार्टी का कहना है कि चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने पीएम के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय करार दिया। एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है पंजाब में और उस सिचुएशन में मैं समझता हूं हमारे जो नए अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैन ओनली गो अप एंड अप और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार शोइंग रहेगी। एक नया इतिहास सजित होने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में। पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था, उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सजित नहीं हुआ
लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। वहीं कांग्रेस ने पंजाब के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति बनाने में लग गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव के ऐन वक्त पहले उसी तरह भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है जैसे उन्होंने मायावती के शासनकाल में किया था। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ के मूल निवासी स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री थे। उनकी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से बदायूं लोकसभा से सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के शाहजहांपुर के विधायक रोशनलाल वर्मा, बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति, बिल्लौर से भगवती प्रसाद सागर ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील की है कि वो बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। प्रदेश के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रहे धर्म सिंह सैनी ने अपने एक बयान में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन मैं भाजपा छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो किन कारणों से भाजपा छोड़कर गए हैं, मेरी उनसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। भाजपा विधायक अनिल मौर्य और ममतेज शाक्य ने भी भाजपा में ही रहने का भरोसा दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई इस संबंध में बात हुई है। हाँ, मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। बीजेपी ने साल 2011 में हुए सैन्य सौदे में संजय भंडारी के रिश्वत लेने की बात स्वीकारने से जुड़े समाचारों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन के कूट कूट कर भरा हुआ है। 2011 में हुए एक सैन्य सौदे पर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी रहे संजय भंडारी पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है, और ये जो ब्रोकर कमीशन खोरी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। गौरव भाटिया ने कहा कि संजय भंडारी ने लंदन में एक मुकदमे में स्वीकारा है कि 2011 में इनका और लड़ाकू विमान के अपग्रेड करने का काम करने वाली थेल्स कंपनी में करार हुआ था। दायर मुकदमे में वो कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और कंपनी थेल्स में हुआ उसमें करीब 170 करोड़ रुपए रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी, और जो तथ्य सामने आए हैं उनमें 75 करोड़ रुपए उन्हें यूपीए सरकार के समय में मिल गए। उन्होंने सोनिया गांधी से इस पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्र हित में, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका वाड्रा गांधी will respond to these questions. And if they decide not to respond to these questions, then it would be an admission by the Gandhi Parivar that not only
Did they provide political patronage to Sanjay Bhandari? But rather, they were facilitating meetings between the company that was providing modernization and senior officials in the government during the Congress era. मुरादाबाद जनपद के कांट गांव में 2014 में मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाने के मामले में हुए बवाल प्रकरण में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में यूपी के पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 74 भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी है। सभी आरोपियों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। ये मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में लिखे गए थे। अदालत ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए पाया कि इस मुकदमे में ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर किसी को दोषी सिद्ध किया जा सके। माननीय न्यायालय का निर्णय आया है जिसमें मुझ सहित सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। और हम लोग तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में, माननीय अदालत में, कोर्ट में हमें विश्वास है और उस विश्वास की जीत हुई है। ये मंदिर के लाउड स्पीकर को लेकर संबंधित मामला था। इसमें कुछ लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से प्रभावित उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लगभग करीब 80-82 के आसपास मुलजिम थे। इसमें कुछ जैसे हो गई थी तो करीब 72 के आसपास व्यक्ति दोष मुक्त हुए हैं। संख्या तो पूरी मैंने देखी नहीं, इसमें करीब 72 के आसपास थे, 72-74। हाँ, माननीय नगर विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी और प्रजापति मंत्री जी हमारे भूपेंद्र सिंह जी थे। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर नाबार्ड अनवरत काम कर रहा है। इसका फायदा भी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड हमेशा प्रतिबद्ध है। नाबार्ड के मुख्यतः 3 काम हैं। पहला काम नाबार्ड का यह है कि हम सभी बैंकों को, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, जो हमारी वाणिज्य बैंक हैं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह, इन सब को इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए ऋणों के एवज में हम पुनर्वित्त देते हैं। यानी ये हमसे रिफाइनेंस लेते हैं, ये किसान को या ग्रामीणों को पैसा देते हैं ऋण, और अगर इनको ज़रूरत होती है तो ये नाबार्ड से लेते हैं। दूसरा मुख्य काम जो हमको संसद ने, भारतीय संसद ने जो हमको ताकत दी है BR एक्ट और नाबार्ड एक्ट के जरिए, वो ये कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो 2 महत्वपूर्ण बैंक हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक जैसे होते हैं, और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है जैसे, और हमारी जो ग्रामीण बैंक RRB जैसे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, इनका हम स्टैचुरी यानी विधिक इंस्पेक्शन हर 2 साल में, 1 साल में जैसी जहां ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। और हमारी संस्तुति के बाद कि इन बैंकों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक इनके लाइसेंस की निरंतरता को जारी रखती है। तो ये हमारा दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम नाबार्ड का है, आकलन करते हैं हर वर्ष कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कितने संसाधनों की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है, कितनी आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और उस आकलन के बाद हम ये भी देखते हैं कि ये चीज़ें पूर्ति कहाँ से होगी, कितना पैसा बैंकों से मिलेगा, कितना प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है, कितना सरकार के बजट से आता है, और अगर कोई गैप है तो उसको कैसे पूरा करें। इन तीनों चीज़ों को हम हर साल एक हमारी वार्षिक योजना बनती है, जिसको हम PLP पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान यानी ऋण संभाव्यता योजना हर साल हर जिले की बनाते हैं। महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रजेश सिंह ने डीडी कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि व्यवसायिक बैंकों के गांव स्तर तक पहुंचने का फायदा लोगों को मिल रहा है। DBT योजना के साथ व्यवसायिक क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण भारत बदलाव के दौर में है। बैंकों की तो हमेशा से किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महती भूमिका रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये भूमिका थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक न केवल वित्तीय सहायता देते हैं बल्कि वित्तीय साक्षरता में भी काम करते हैं। तो लोगों को वित्तीय रूप से हम जागरूक और साक्षर बनाते हैं और उनकी वित्तीय सहायता भी करते हैं। तो कमर्शियल बैंक जब गाँव में पहुँचे तो वहाँ जो प्राइवेट मनी लेंडर्स के क्लचेज में जो हमारे ग्रामीण थे
जिनके पास उतनी वित्तीय साक्षरता नहीं थी, उनको उससे आज़ादी मिली और बैंकों को एक बहुत बड़ा बाजार मिला। ग्रामीण व्यवस्था भी हमारी बहुत 70% पहले तो हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो गाँव में ही बसती थी, तो वहाँ से हमें भी व्यापार मिला। कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा हम अच्छा काम कर रहे हैं और अब इसको आगे भी बढ़ाया गया है। केवल खेती के अलावा छोड़ के भी हम मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए, जो एलाइड एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी हम बहुत बढ़िया काम कर। सुल्तानपुर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मतदाताओं ने जागरूक किया। इन लोगों ने चुनाव आयोग के सिविजिल ऐप को डाउनलोड करने और मतदान संबंधी शिकायतों को अपलोड करने की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक लंबुआ विधानसभा क्षेत्र चांदा के मतदाताओं को उन्होंने विजिल ऐप के लाभ बताया और उन्हें 100 मिनट के अंदर समस्या का समाधान किए जाने की जानकारी दी। इसमें शिकायत करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता बरकरार रखी है। अधिकारियों ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन कृत संकल्प है। दो कंपनियां जनपद में प्राप्त हुई हैं और जिनका एरिया डोमिनेशन हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में करा रहे हैं। आज थाना चांदा क्षेत्र में और यहाँ नगर क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का कार्य कर रहे हैं हम लोग। थाना चांदा में सीओ लंबुआ कर रहे हैं और मेरे नेतृत्व में यहाँ पांचों पीरन में तथा कोतवाली इंस्पेक्टर के द्वारा जो है एक अन्य क्षेत्र में इसका एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन के दौरान हम लोग हर व्यक्तियों से संपर्क भी कर रहे हैं, मोहल्ले वासियों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें सी विजिल ऐप के बारे में जागरूक कर रहे हैं, कोविड के संक्रमण के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। साथ ही चुनाव संबंधी अगर उनकी कोई भी समस्या है तो उसको सी विजिल पर अपलोड करने के और पुलिस को बताने के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन के माध्यम से आम नागरिकों को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि जनपद में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध और तैयार हैं। गोरखपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कोरोना से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी गई। मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई। शहर के कई हिस्सों से निकलता हुआ ये मार्च लोगों को सुरक्षा के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर भी सचेत कर रहा था। शहर में धारा 144 लगी है और कोविड को रोकने के लिए सारी तैयारी की गई है। ये विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में 3 कंपनी एसएसबी के जवान मिले हुए हैं जो आज रात्रि में ही आए हैं और एक कंपनी शहर के लिए मिली हुई है। आज एसएसबी के जवानों के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता में एक विश्वास दिलाना है कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और चुनाव में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भयमुक्त होकर लोग मतदान करें, यही इसका उद्देश्य है। आगरा में भी कोविड के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने का काम स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है जिससे कोविड को हर हालत में रोका जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक व्यवस्था की है। सर, ये बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करी है, 10 तारीख से चल चुकी है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा उनको दी जा रही है। जो 2 डोज ले चुके हैं ऑलरेडी उनको ये तीसरी डोज कहला के इसको प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज बोला जा रहा है। ऐसा सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें यदि ज़रूरत पड़ती है तो बुखार की गोली हम पैरास्टामोल दे रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। इससे ये फ़ायदा होता है बूस्टर डोज से, जो इम्यूनिटी जो डेवलप हुई थी हमारी कोरोना के वायरस के अगेंस्ट, कुछ बाद में जांच करी तो ये लग रहा था कि कुछ एंटीबॉडी जो है कम हो रही हैं, उसको बढ़ाने के लिए बूस्ट कर रहे हैं सर। तो ये बूस्टर डोज इसलिए कहला रही है। आप देख रहे हैं विश्व में हजारों आदमी इस बीमारी से खत्म हो गए हैं और ये भयंकर बीमारी है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है और इससे सुरक्षा भी होगी जीवन की। मैंने अपने परिवार में सभी लोगों के वैक्सीन लगवाई गई। मथुरा जिले में भी कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण तेज किया गया है। बड़ी संख्या में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तेजी से इस उम्र के लोगों को
वैक्सीनेशन देने का काम कर रहा है। कई स्कूलों ने शिक्षकों और छात्रों को टीकाकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी स्कूलों में पालन किया जा रहा है। बच्चों के लिए हम जो एहतियात निर्देशानुसार हैं उनको बरत रहे हैं। सभी को मास्क पहन के आना अनिवार्य कर दिया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। कक्षाओं में दूर दूर बिठा रहे हैं। समस्या आ रही है जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय परीक्षाओं का केंद्र है, वहाँ भी सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। हाथ धोने के लिए भी हमने तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं, उसके लिए भी मंगाया हुआ है सामान। और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उसमें भी पालन किया जा रहा है। बाकी ऑनलाइन कक्षाओं का तो अभी निर्देश केवल 8वीं और 12वीं तक है। आगे जो शासन से निर्देश आएगा उसकी अनुपालना की जाएगी। पिछले 24 घंटों में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर जनपद मथुरा में 319 नए केस प्राप्त हुए हैं और 10 रिकवर्ड हुए हैं कल। इस तरह हम देखें तो मथुरा जनपद में 1048 एक्टिव केस हैं इस समय। ये हम कोरोना लहर की वजह से अपने एनसीसी कैडेट्स को अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं शाम को 2 घंटे 2 बजे से 4 बजे तक। और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि सभी योग करें, इससे अपनी इम्यूनिटी है वो बर्बाद नहीं होगी, अच्छी बनेगी। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कोरोना नहीं है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। आजमगढ़ में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी अस्पताल समेत विद्यालयों में भी वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। स्कूल में लगे कैंप में भी तेजी से इन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है और इस उम्र के बच्चे भी टीकाकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन 3 दिन जब तक होगा हम सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके जब तक हमारा 100% हो नहीं जाता वैक्सीनेशन तब तक हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कंटिन्यू करते रहें हमारे यहाँ कैंप। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से मंदिर के सेवा कर्मी सुरक्षा कर्मियों के लिए जूट के जूते उपलब्ध करवाए गए हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण होने के पश्चात यहां पर चमड़े से निर्मित वस्तुओं का प्रवेश निषेध हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के समय सेवादारों की समस्या को समझा था। उन्होंने यहां कार्य करने वाले सेवादारों सहित सुरक्षा कर्मियों के लिए जूट से निर्मित जूतों को उपलब्ध कराया है, जिससे इन कर्मियों को वितरित भी कर दिया गया है। ये जूते आरामदायक और मुलायम होने के साथ सर्दी में लोगों को सुरक्षित रखते हुए प्रभु के दरबार में सेवा करने का सुअवसर प्रदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे ऐसे कर्मी जो मंदिर परिसर मुख्य मंदिर परिसर के अंदर लगते हैं, जैसे कि सुरक्षा कर्मी हो गए, सेवादार हो गए, अर्चक हो गए, सफाई कर्मी हो गए, वो मंदिर परिसर बनने के उपरांत वहाँ पर चप्पल और जूते निषेध हुए हैं, लेकिन उनको लंबी अवधि के लिए वहाँ ड्यूटी करना पड़ता है। तो इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का विभिन्न स्रोतों से पता चला तो उन्होंने अपने माध्यम से वहाँ उन लोगों के लिए जूट के जो जूते हैं और स्लीपर्स हैं वो भिजवाए हैं, जिनका वितरण हम लोगों ने परसों सभी को कर दिया है और कुछ अभी और वहाँ पर जो रखे गए हैं, जो लोग सभी बाकी अन्य लोगों के लिए भी दिए जाएंगे। गाजीपुर में स्वामी विवेकानंद जी का गहरा रिश्ता रहा है। अमेरिका में भारत के दर्शन को सामने रखकर जिस तरह का संवाद उन्होंने किया था उसको दुनिया आज भी आत्मसात कर रही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ गाजीपुर के महान संत स्वामी पोहारी बाबा के सानिध्य में भी रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। 1890 में स्वामी विवेकानंद ने गाजीपुर आकर पोहारी बाबा के दर्शन के लिए 3 माह रुके। इसके बाद वो मद्रास होते हुए शिकागो गए, जहां विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर सनातन धर्म की विजय पताका को दुनिया के सामने महिमा मंडित किया। विवेकानंद जी का जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भविष्य का भारत इन्हीं के विचारों से आगे बढ़ेगा। कानपुर नगर के परमठ घाट में कभी अपनी शिक्षा के लिए व्यवस्थाओं से जूझते हुए नितिन कुमार ने गरीब लोगों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने एक नई राह फाउंडेशन के तहत गंगा के दोनों किनारों पर बसे बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। नितिन गरीब परिवार से हैं। कभी इनकी फीस भी चुकाने में इनके पिता को
समस्या होती थी। मां चौका बर्तन करके परिवार का भरण पोषण कर रही थी। नितिन ने किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर लोगों को शिक्षित करने का प्रेरणादायी काम शुरू किया है, जो गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह के काम करने वाले लोग ही समाज को एक नई दिशा दे पाते हैं। नितिन भी उनमें से एक हैं। बच्चे भी यहाँ आकर खुश हैं और उनका परिवार भी इस खुशी में उनके साथ है। अगस्त 21 को 2018 में मैंने स्टैब्लिश किया एक नईरा फाउंडेशन के नाम से। इसको लोग घाटवाला स्कूल के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि जो गंगा पार से जो बच्चे आते हैं उनके वहाँ पर 8वीं के बाद स्कूल नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, वहाँ पर 8वीं के बाद कोई स्कूल नहीं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 10वीं का भी कोई बच्चा पास ही नहीं होता। 8वीं के बाद सब लोग स्कूल बंद कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ लड़कियाँ वहाँ से 7वीं क्लास में जुड़ी थी और 7वीं क्लास से जुड़ने के बाद उनको जोड़ना घटाना नहीं आता था, लेकिन हम लोगों का ये रहता था कि इनको किसी तरह सिखाना। तो एक बेसिक हम लोग सिलेबस रखते थे और वही हमारा अचीवमेंट भी है, क्योंकि वो 5 लड़कियां जो 7th क्लास में हमारे पास आई थी गंगा पार में, जहां 10वीं में कोई लड़का भी नहीं पास है, वहां पर ये इंटर में ये 5 लड़कियां हमारे पास है वो इंटर पहुंच गई हैं और दोनों गणित, सारी 5 लड़कियां गणित से पढ़ रही हैं। हाई स्कूल बहुत अच्छे से पास किया। इनकी व्यवस्था के लिए हमने लॉकडाउन में एक रूम लिया हुआ था, यहीं पर ये परमटी पर है, वहाँ पर हमने एक वाईफाई की व्यवस्था कराई और एक टीवी की व्यवस्था कराई। बच्चे वहाँ पर सुबह आते हैं, इंटर वाले उसमें 9 बजे आते हैं और वो 3 बजे तक वहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे पढ़ा सकें बच्चे को पढ़ाते हैं चौका बर्तन कर कर, तो उसके बाद में उनकी सुविधा आओ कि जैसे हम परेशानी झेले हैं तो उन परेशानी न झेलें। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जैसे हम झेल चुके उन न झेले, हमारे बच्चा फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों ने करीब 7 साल पहले इसको खोला। यहाँ मैं मंदिर पे दर्शन करने आती थी तो मैंने देखा कि नितिन नाम का एक लड़का यहाँ पे कुछ बच्चों को लेकर पढ़ाता था। तो मैंने उससे पूछा, नितिन तुम यहाँ क्या प्राइवेट ट्यूशन लेते हो? तो उसने बताया कि नहीं, मैं इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ और मैं, क्योंकि वो एक बड़े गरीब और अभाव घर से आ रहा है, तो उसने कहा जो मैंने परेशानियाँ देखी हैं मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को मैं वो सुविधा दे पाऊँ। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि जब ये बच्चा इतने अभाव के बाद ऐसी सोच रख सकता है तो मैं तो बहुत अच्छे से बिलोंग करती हूँ और शिक्षक जगह से हूँ। तो मैंने फिर नितिन को ज्वाइन किया। फिर हमने और नितिन ने मिलकर इस संस्था को पिछले 7 साल में हमने विगत 4 वर्ष से इसको एनजीओ को हमने रजिस्टर्ड भी करा लिया है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो जितने भी हैं वो सब आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ आने में हमें बहुत कठिनाई होती है। उस पार भी एक गंगा पड़ती है, उसे हम लोग मजा कर, और भैया ने यहाँ नाव भी बनवा दी है। पहले हम लोग किराया देकर आते थे, अब भैया ने नाव बनवा दी तो हम लोग फ्री आते। और हमारी पढ़ाई का भी भैया पूरा खर्चा उठा रहे हैं। हमारे स्कूल में एडमिशन भी करवाए, उसकी फीस भी देते। यहाँ भी हमें पेंसिल, किताब, पेन पेंसिल सब कुछ मिलता है। मेरा नाम विवेक मौर्य है। मैं घाटवाला स्कूल में 5 सालों से पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत अनुभव है। मैं पहले छोटी क्लास में था, बड़ी क्लास में आया। मेरे 2 भाई और 1 बहन यहाँ पर वो पढ़ने आते हैं। भैया हमें कॉपी, किताबें, पेंसिल, पेन इस तरह से फ्री में देते हैं और कपड़े भी दिलाते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा में प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर की अहम बैठक, घर घर जनसंपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी से जल्दबाजी में फैसला न करने की दी सलाह। प्रदेश के जनपदों में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च, जनता को निर्भीक मतदान करने का दिलाया भरोसा। और कोविड मरीजों की देश में घटने लगी है संख्या। प्रदेश के सभी जिलों में बूस्टर वैक्सीनेशन के साथ 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का तेजी से किया जा रहा है टीकाकरण। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़-भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।